और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। शुरुआत करते हैं ऐश्वर्या के एजेंडा से, लेकिन इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में एक विशाल रैली को संबोधित कर रहे हैं, तो सीधा चलते हैं नरेंद्र मोदी की उस रैली पे और फिर पूछता है भारत पे जाएंगे। नरेंद्र मोदी, लेडीज एंड जेंटलमैन। की जरूरत है उपयोग कीजिए, और जो अतिरिक्त बिजली होगी वो सरकार खरीदेगी, उससे आपको कमाई होगी। तीसरा लाभ, अब जमाना इलेक्ट्रिक व्हीकल का है। अब पेट्रोल डीजल का जमाना चला गया। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल, आपके घर में खुद की बिजली, खुद का सोलर प्लांट, आपके व्हीकल का चार्जिंग भी आपके घर में, मतलब दिन भर आप स्कूटर लेकर के, स्कूटी लेकर के, मोटरसाइकिल लेकर के, कार लेकर के, अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो उसका बिल भी 0 हो जाएगा। भाई और बहनों, राजधानी दिल्ली में हो रहे इन विकास कार्यों के बीच इंडी गठबंधन दिल्ली को तबाह करने में जुटा है। ये लोग राजनीति का लगातार पतन करने के जिम्मेदार हैं। ये लोग करोड़ों देशवासियों का भरोसा तोड़ने के लिए जिम्मेदार हैं। ये लोग दिल्ली को लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। ये लोग भ्रष्टाचार मिटाने के नाम पर आए थे और हजारों करोड़ के घोटाले में जेल के चक्कर लगा रहे हैं। और ये कांग्रेस, ये तो पूरी तरह एक्सपोज हो गई है। पहले कांग्रेस वाले पत्रकार वार्ता करते 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 क्रेडिट लेने के लिए तूफान मचाए रखा था। वो कहते थे शराब घोटाले के पर्दाफाश का क्रेडिट कांग्रेस को जाता है। फिर शाही परिवार के कहने पर भ्रष्टाचारी को ही गले लगा लिया। कांग्रेस के स्थानीय नेताओं को भी समझ नहीं आ रहा है कि करे तो क्या करे। दिल्ली, हरियाणा, यहां दोस्ती और पंजाब में कुश्ती, ये ढोंग कब तक चलेगा? दुनिया देख रही है कि कैसे एक भ्रष्टाचारी दूसरे भ्रष्टाचारी को कवर दे रहा। साथियों, एक जमाना था जब कांग्रेस पूरे देश पर राज करती थी। उनकी उंगलियों के इशारों से सरकारें बनती थी और गिरती थी। कांग्रेस की 4 पीढ़ियों ने दिल्ली पर राज किया, लेकिन आज ये दिल्ली में 4 सीट तक लड़ने की उनकी ताकत नहीं रही है। कांग्रेस इस सीट पर भी नहीं लड़ पा रही है जहां देश की सौंदर्य है और जहां इनका 10 जनपद का दरबार है। लेकिन फिर भी कांग्रेस का घमंड नहीं टूटा है। साथियों, इंडी गठबंधन वालों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ में आपके स्वास्थ्य को भी दांव पर लगा दिया। यहां केंद्र सरकार के अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज हो रहा है, लेकिन इंडी वालों ने यहां आयुष्मान भारत योजना पर रोक लगा रखी है। मोदी ने अब तय किया है हर परिवार के 70 वर्ष के ऊपर के बुजुर्गों को भी मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी और इससे परिवार के खर्च में बहुत बड़ी राहत होगी, बहुत बड़ी बचत होगी। लेकिन इसका फायदा दिल्ली सरकार के अस्पतालों में आपको नहीं मिल पाएगा। ये लोग दिल्ली के एक भी बुजुर्ग को भारत सरकार की योजना का लाभ नहीं लेने देते। मेरा आपसे अनुरोध है, 70 साल के ऊपर के सब लोगों को मिलिए, उनको बताइए कि मोदी ये देना चाहते हैं, लेकिन ये दिल्ली की सरकार रुकावट बनी है और एक भी बुजुर्ग का वोट ये इंडी गठबंधन वालों को जाना नहीं चाहिए। भाई और बहनों, जब 24 घंटे दिमाग में सिर्फ वोट बैंक चलता हो, तब ना इस तरह की योजनाएं संभव होती है और न ही विकास का कोई अता पता होता है। इंडी गठबंधन का यही हाल है। ये तस्वीकरण के लिए सारी हदें पार कर चुके हैं। इनका मैनिफेस्टो देखिए,
ऐसा लगता है जैसे मुस्लिम लीग के दबाव में तैयार किया है। ये लोग खतरनाक खेल खेलने जा रहे हैं। मैनिफेस्टो में लिखा है अब सरकारी टेंडरों को धर्म के आधार पर देना चाहते हैं। ये स्पोर्ट्स टीमों में भी धर्म के आधार पर सिलेक्शन करना चाहते हैं। ये देश के बजट को धर्म के आधार पर देना चाहते हैं। और यही नहीं, कांग्रेस के शहजादे आपकी संपत्ति का एक्सरे कराकर आपके घर पर छापा मारकर आपकी संपत्ति का आधा हिस्सा अपने वोट बैंक को देना चाहते हैं। और ये पिछले कई वर्षों से ऐसा करते भी आ रहे हैं। आप जानकर चौंक जाएंगे, 2014 में चुनाव की घोषणा होने के समय वोट पाने के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की जो रिमोट वाली सरकार चलती थी, मैडम सोनिया जी सरकार को पीछे से चलाती थी, उन्होंने वोट बैंक के लिए वोट जिहाद करने वालों से सौदा किया। और सौदा किया, वो कांग्रेस को वोट देंगे, बदले में कांग्रेस क्या देगी? दिल्ली के लोगों की संपत्ति, हिंदुस्तान के लोगों की संपत्ति, भारत की महान विरासत, 123 प्रॉपर्टी, 123 प्रॉपर्टी रातों रात वोट पाने के बदले में वक्फ बोर्ड को सौंप दी गई थी। ये आपकी प्रॉपर्टी है दिल्ली वालों। 123 प्रॉपर्टी, एक दो नहीं, एक ही निर्णय में। और मकसद यही था कि इनका वोट बैंक खुश हो और चुनाव में उनको फायदा हो। ये संपत्तियां दिल्ली के प्राइम लोकेशंस में है, जहां एक एक गज जमीन की कीमत कई कई लाख रुपए है। क्या इस लूट को दिल्ली के लोग बर्दाश्त करेंगे क्या? क्या ऐसे लोगों को माफ करेंगे क्या? इनको चुन चुन करके साफ करेंगे कि नहीं करेंगे? भाई और बहनों, ये मौका परस्त गठबंधन तुष्टीकरण के लिए देश में हिंसा भी फैला सकता है। याद कीजिए, सीएए कानून आया था तो इन्होंने दिल्ली को महीने तक बंधक बना दिया था। पहले रास्ते रोके और फिर दंगे कराए। लेकिन आज पूरा देश ने कहा है कि इनके झूठ का पर्दाफाश हो चुका है। दिल्ली में कई कई सालों से रह रहे शरणार्थियों को भारत की नागरिकता मिल रही है। और अभी ये दो परिवार यहां आए थे, वो प्रताड़ित होकर करके आए हुए हैं पड़ोस में से, उनको नागरिकता मिली, वो खुशी जताने के लिए आए थे। और ये कौन लोग हैं? ये हिंदू है, सिख है, बौद्ध है, जैन है, पारसी है, ईसाई है। ये प्रताड़ित होकर आए हैं और इनमें से ज्यादातर हमारे दलित परिवार हैं। इसलिए इनका इतना विरोध किया गया। अभी कुछ देर पहले जो बिटिया मिलने आए, मौका मिला, जो पाकिस्तान से आई थी, भाइयों बहनों, उसे भारत की नागरिकता मिल गई, उसे उज्जवल भविष्य की गारंटी मिली है। इंडी गठबंधन वाले घुसपैठियों के लिए आंसू बहाते हैं, लेकिन जिनके साथ 1947 में जुल्म हुआ, उनको हिकारत की नजर से देखते हैं। साथियों, तुष्टीकरण की जीत में ये लोग पूरे देश को सांप्रदायिकता की भेंट चलाना चाहते हैं। बाबा साहब आंबेडकर धर्म के आधार पर आरक्षण के खिलाफ थे, लेकिन ये खुलेआम कह रहे हैं एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण धर्म के आधार पर बांट देंगे। साथियों, राम मंदिर को लेकर भी इनका रवैया आज पूरा देश देख रहा है। अब ये लोग अयोध्या में राम मंदिर से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटना चाहते हैं। ये खुलकर के कह रहे हैं आर्टिकल 370 वापस लाएंगे। ये खुलकर कह रहे हैं कि भारत के
हमारे परमाणु हथियारों को खत्म कर देंगे। क्या ऐसे खतरनाक गठबंधन को आप एक भी वोट मिलना चाहिए क्या? साथियों, 25 मई को जब आप वोट डालने घर से निकलिएगा तो विकसित भारत का लक्ष्य याद रखिए। आपको पूर्वी दिल्ली से श्री हर्ष मल्होत्रा जी, उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी जी और चांदनी चौक से प्रवीण खंडेलवाल जी को रिकॉर्ड वोटों से विजयी बनाना है। और मेरा आप सबसे आग्रह है, पहले मतदान फिर जलपान, पहले मतदान फिर जलपान। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत तो ये थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने शराब घोटाले की भी बात की और जिन्होंने यह भी कहा कि इस इंडिया अलायंस के पास ना कोई मुद्दा है। और आज यही है पूछता है भारत का विषय कि ना मुद्दा है ना नेता है। तो फिर मैं चाहता हूं आप सारे मेरे पैनलिस्ट ले आए। तो फिर आखिरकार नरेंद्र मोदी को टक्कर दे कौन रहा है? उधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही पॉपुलर नेता योगी आदित्यनाथ ने कह दिया है, बाबा ने कह दिया है कि इस बार सरकार आने के बाद 6 महीने गिन लीजिए, 6 महीने के अंदर पीओके भारत का होगा। यह किसने कहा है? योगी आदित्यनाथ ने। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक जी, मेरे साथ समाजवादी पार्टी के अनुराग भदौरिया जी। आजकल वो बर्फ का गोला बनाने में व्यस्त है, लेकिन आज देखते हैं क्या कर रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन जी हैं और ओमकारेश्वर पांडे जी भी हैं। मैं सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं, ओमकारेश्वर जी और हर्षवर्धन जी, और फिर इन राजनेताओं के पास आ रहा हूं। ओमकारेश्वर जी, आखिरकार मोदी को टक्कर दे कौन रहा है? यह सचमुच पूछता है भारत। आप मुझे बताइए तो, ये केजरीवाल जो कभी शराब घोटाले में जेल में जाते हैं तो कभी अपनी सांसद उन्हीं के घर में उनको मारने का आरोप लगा देती हैं, या वो अखिलेश यादव जो अपनी गढ़ की 5 सीटें नहीं जीत पा रहे हैं, या वो राहुल गांधी जो अमेठी छोड़ के रायबरेली भागे। ओमकारेश्वर जी जरा बताइए तो। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि मोदी जी को टक्कर कौन दे रहा है, क्योंकि जब वो मानते हैं कि राहुल गांधी नहीं, कोई और नहीं, तो क्या देश की जनता उनको टक्कर दे रही है? जब बिहार में जाते हैं तो तेजस्वी यादव उनको टक्कर दे रहे हैं, ये वेस्ट बंगाल में जाते हैं तो ममता बनर्जी उनको टक्कर दे रही हैं, या फिर साउथ में जाते हैं तो स्टालिन और वहां के जो दूसरे नेता हैं वो उनको टक्कर दे रहे हैं। दरअसल क्या है कि इस चुनाव में वास्तव में ऐसा लगता है कि एक बनाम अनेक, एक भारतीय जनता पार्टी या एनडीए और उसको तमाम क्षेत्रीय दलों से मुकाबला करना पड़ रहा है। इसलिए हर जगह अलग अलग बातें, राज्यों की बातें करनी पड़ रही हैं। लेकिन मुझे आश्चर्य है कि इतने लंबे भाषण में प्रधानमंत्री जी ने बार बार जो पहले जो वो कह चुके हैं मुद्दे और कई बार कह चुके हैं उसी को दोहराया। अपने घोषणा पत्र में से, अपनी गारंटी में से, मोदी की गारंटी में से सिर्फ एक बात दोहराई कि 70 साल होने पर आपको इलाज मुफ्त मिलेगा, सबको मिलेगा। इसके अलावा वो कोई नई बात नहीं कह पाए, वेलफेयर की कोई बात नहीं कर पाए कि हम देश के लोगों को, हमारी पार्टी अगले आने वाले दिनों में क्या वेलफेयर प्रदान करेगी। मुझे इसी पर सबसे ज्यादा आश्चर्य है। हर्षवर्धन जी, हर्षवर्धन जी। देखिए ऐश्वर्य, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस जगह भाषण कर रहे होते हैं, जिसको कहते हैं ना कि कस्टमाइज्ड जो स्पीच है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिखती है। आज वो दिल्ली में थे, जाहिर है यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा राजनीति के लिहाज से देखें तो वो केजरीवाल, शराब घोटाला और जो सबसे बड़ी बात, जिस स्वास्थ्य मॉडल की बात होती है, उस स्वास्थ्य मॉडल में कितनी गड़बड़ियां हैं, किस तरह से हुआ है। और ये कोई छिपी हुई बात नहीं कि मोहल्ला क्लिनिक का कोई बहुत परिणाम, कोई प्रभाव दिल्ली में नहीं दिखा है। अब ऐसे में
अगर 70 साल के ऊपर के लोग जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनकी बात हम करें, उनको अगर आयुष्मान भारत के साथ उस योजना को बढ़ाने की बात है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको एड्रेस कर रहे होते हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है, इस पूरे चुनाव में प्रधानमंत्री मुस्लिम तुष्टीकरण को अपनी सेंट्रल थीम बनाकर चल रहे हैं। आज भी उन्होंने जो वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को देने की बात भी की है, आज भी वो जो बार बार कह रहे हैं कि आपकी संपत्ति कैसे होगी, कोई प्लान नहीं है उनके पास। और मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी के सामने अगर कोई एक होता तो शायद ये अलायंस बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। नहीं, अलायंस बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इफ आई कैन हैव ऑल माय गेस्ट ऑन एयर, अजय आलोक जी भी और अनुराग भदौरिया जी भी। अजय आलोक जी, अजय जी आप मेरे को बताइए, विपक्ष कहता है भाई योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं 6 महीने के अंदर पीओके ले आएंगे। प्रधानमंत्री ने तो नहीं कहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, योगी आदित्यनाथ तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। वो कह रहे हैं आप ये सारी बातें सनसनीखेज करने के लिए कहते हैं लोगों को। अजय आलोक जी और फिर भदौरिया साहब आ रहा हूं। हाँ अजय जी। अब देखिए किसी की स्मृति अगर कम हो तो उसकी कोई मदद आप नहीं कर सकते हैं। देश के रक्षा मंत्री आज नहीं, चुनाव से पहले भी या चुनाव के दौरान भी साफ साफ कह चुके हैं राजनाथ सिंह जी कि पीओके हमारा है ही नहीं, अब कोई युद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अपने आप आ जाएगा। वही बात योगी जी ने कहा कि 6 महीने के अंदर अपने आप आ जाएगा पीओके। वहाँ पे गृह युद्ध के जैसे हालात बने हुए हैं, लोग भारत में मिलना चाहते हैं, वो भारत का हिस्सा है भाई, मिलना क्या चाहते हैं, वो भारत का हिस्सा है। जो हमारी नपुंसकता के कारण पीओके उनके पास, पाकिस्तानियों के पास चला गया। अब वो सिचुएशन नहीं है, पिछले 10 साल से सिचुएशन बदल गई है। वही योगी जी कह रहे हैं। देखिए एक बात समझ लीजिए ऐश्वर्य, प्रधानमंत्री से कोई दल नहीं लड़ रहा है, प्रधानमंत्री से वो वैचारिक ताकतें लड़ रही हैं इस देश की, जो न्यू लेफ्ट और लिबरल ताकतें हैं, सो कॉल्ड लिबरल, लेकिन एक्चुअली ये न्यू लेफ्ट रिप्रेजेंट करती हैं। ये माओ की सोच लड़ रही है प्रधानमंत्री से, वो चाहे किसी फॉर्म में आए, वो चाहे राजनीतिक दल के फॉर्म में आए, चाहे वो पत्रकारों के फॉर्म में आए, चाहे वो एक्स जजेस के फॉर्म में आए, चाहे वो एक्स ब्यूरोक्रेसी के फॉर्म में आए, ये सोच लड़ रही है प्रधानमंत्री से। और उसमें नई नई बातें निकाली जाती है, हर जगह नैरेटिव बदलने का प्रयास होता है, लेकिन हो नहीं रहा है। क्योंकि कम्युनिकेटर जितने अच्छे प्रधानमंत्री हैं, उतना अच्छा कम्युनिकेटर अनफॉर्चुनेटली विपक्ष में या संयुक्त विपक्ष में या ब्रॉड स्पेक्ट्रम इकोसिस्टम विपक्ष में वैसा कम्युनिकेटर कोई है नहीं। 123 दिल्ली की प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड को 2014 में दी गई, 2014 में दी गई, ये वापस आना चाहिए या नहीं? आज यही सवाल दिल्ली की जनता से प्रधानमंत्री ने पूछा है। आपको पता है डिफेंस मिनिस्ट्री के बाद सबसे, और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के पास है जी। क्यों, किसके लिए फेवर दिया गया ये सब? वो तो रियलिटी देश में वो तो रियलिटी है। वक्फ बोर्ड के पास कितनी प्रॉपर्टीज हैं उस सबका ब्यौरा आएगा और आना चाहिए। लेकिन अजय आलोक जी, भारतीय जनता पार्टी भी तो 10 साल से है ना सरकार में। अगर इतना ही था तो आपको ये इलेक्शन में अब क्यों बोलने की जरूरत है? आप तो ये 19 में बोल सकते थे, और आप 19 से 24 के बीच में आप ये कर भी सकते थे। चलिए पहले 5 साल आपको लगे समझने में। विपक्ष कहता है इस समय बोलने का क्या मतलब है? करना था तो 19 के बाद जब आप पावर में आए तब आप कर देते। लेकिन अनुराग भदौरिया, मेरा ये सवाल आपसे है कि आप जरा बताइए कि टक्कर आप कैसे दे रहे हैं? 19 आप के बाद योगी और मोदी की जोड़ी 19 के बाद तो किया ना। आप ऐश्वर्या जी, एक मिनट जी बोलिए। ऐश्वर्या जी 19 के बाद तो किया ना। 19 के बाद सबसे बड़ा काम किया ना। 19 के बाद सबसे बड़ा काम किया ना। 370 हटाया, आज कश्मीर इंटीग्रेट हो गया, उसका एक मैसेज गया चारों तरफ पूरे देश। बात सिर्फ वक्फ बोर्ड की कर रहा हूं। हर चीज का एक तरीका होता है, पहले बेस बनाना पड़ता है, बिल्डिंग उस पे बनती है। आपने किया इसलिए जनता तो आपको विपक्ष से ऊपर रखती है ना। 14 और 19 में आपको जिताया। लेकिन अनुराग भदौरिया जी, आप कैसे प्लान कर रहे हैं? आधा इलेक्शन निकल चुका, आधे से ज्यादा 70% वोटिंग हो चुकी है, 3 फेज और बचे। अब आप गाजियाबाद से गाजीपुर तक सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी मत बस गिना देना मुझे, सच में बताइए कैसे आप टक्कर दे रहे हैं मोदी और योगी? देखिए एक चीज तो आप मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी का जो भाषण आ रहा है उसमें हार उन्होंने स्वीकार कर ली है। अब जो उनका भाषण आ रहा है वो आ रहा है क्या कि हम आपको कहते हैं ना, जनता को लुभाने की बात कर रहे हैं। अरे 10 साल से आपकी सरकार थी, 10 साल से आपने कुछ नहीं किया, चुनाव आया तो लगे भाषण देने। तो कोई भाषणबाजी से काम नहीं चलेगा। करना था तो 10 साल पहले करना था, और आपको ये सब काम करना था तो आपके पास बहुत वक्त था, आप नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि आप जनता का ध्यान भटकाने के लिए सब बातें कह रहे हो। दूसरी बात, अरे आप बाद में ये सब चीज़ें करना, योगी जी डबल इंजन की सरकार की बात करते हो, पोस्टर से एक इंजन गायब हो जाता है। एक इंजन तो छोड़ो,
लखनऊ के अंदर में अरे रक्षा आप मंत्री बीजेपी चुनाव का लड़ छोड़ो रहे हैं। ना यार। एक होर्डिंग उनकी हो तो प्रोफेसर बता दो साहब, आप। बीजेपी का छोड़ो, नहीं, अपना तो किसकी बताओ। बोले? आपकी बात अरे करें। बीजेपी का आपकी बीजेपी बात देख करें। लेगी, बीजेपी अपना तो बताओ बोलूंगा, ना। किसका बोलूंगा भाई? अरे भाई बीजेपी का बीजेपी देख लेगी, अपना बताओ प्रोफेसर साहब। मैंने उसकी बात करूं क्या? प्रोफेसर साहब, ये बर्फ का गोला अरे भाई, बनाते बनाते बीजेपी आपको की बात ब्रेन नहीं फ्रीज करूंगा तो ब्रेन किसकी बात फ्रीज तो नहीं हो करें? गया? यार, ये दिक्कत ये है कि आप लोग अनुराग बीजेपी का जी, इतना गुणगान ये बर्फ करते का हैं कि गोला वो बनाते बीजेपी के बनाते खिलाफ खट्टा बोलते ही मीठा आप आपको लोग कहीं के पेट ब्रेन में फ्रीज दर्द तो होने नहीं हो लगता गया है। है? बड़ी अब समस्या बात है इस समझिए, मैं की आपसे यार, क्या कह कैसे रहा डिबेट हूँ। होगी, अरे आप कैसे देश बीजेपी की चलेगा? अच्छाइयां अरे भाई, बुराइयां गिनानियां बीजेपी का काम बंद कीजिए। बीजेपी आप मुझे बताइए, हाउ आर यू? तो चुप रहिए ना, विपक्ष तब तो गिना कैसे पाऊंगा। ऑल्टरनेटिव आप दे रहा है? बुराई मैं क्यों गिनाते चुप ही रहा तो हूं? आप कूद पड़ते हो। आपको फोन आ जाता अरे है, मैं आपसे कान में, सवाल ये पूछ रहा हूं, देखो, बताइए। देखो, बीजेपी की बुराई कर रहे हैं, रोको रोको इनको, रोको, बीच में टोको, बीच में टोको, बीच में टोको, जल्दी कान में आपके फोन बजने अरे लगता ये है, तो हम क्या आपको करें बताओ? अब ये बीजेपी आप की बात सुनिए, करते ही आप उछलने आपके कूदने साथ लगते हैं, प्रॉब्लम ये बताइए, है, मैं क्या फिर गलत बोल रहा भाई था? टॉक बैक बंद करो, अभी मेरे को वो सुनने बोल रहे थे तो मैं आपसे ये उनको कह ऐसा रहा लग रहा हूं। था फूल बरसा रहे थे। आपको हम बोल रहे थे अरे आप कौन सी पार्टी के प्रवक्ता हैं? बीजेपी की समाजवादी पार्टी? समाजवादी पार्टी ना। आपके नेता कौन है? मोदी की अखिलेश यादव? अखिलेश यादव ना, तो फिर अखिलेश यादव को बताइए ना। अरे मैं सत्ता के खिलाफ बोल रहा हूँ, बात आपको है मोदी फोबिया। अरे भाई सत्ता के खिलाफ बोलूंगा, सत्ता के खिलाफ बात बोलिए। करूंगा, सत्ता जो अन्याय अरे कर रही है ऑल्टरनेटिव भी उसके तो खिलाफ बात नहीं हुई क्या? गजब ऑल्टरनेटिव व्यक्ति भी हैं तो भाई दे दो आप। प्रोफेसर साहब, मैं सत्ता कि हमेशा भारतीय बुराइयां ही जनता गिनाते पार्टी रहोगे। सत्ता में है, मैं सत्ता जो अन्याय कर रही है उसके ऑल्टरनेटिव भी खिलाफ दे दो आवाज भाई नहीं साहब। उठाऊंगा। ऑल्टरनेटिव बोलने दीजिए या तो आप बताइए, नहीं बोलता हूं, ऑल्टरनेटिव चुप हो जाता हूं। अरे सुन तो लीजिए, बोलने तो दो भाई। प्रभु सुनाइए। आप इतना चिल्लाओगे, मेरी जगह आप ही बोल लो ना फिर। अच्छा चलिए, बोलिए, बोलिए। समाजवादी प्रवक्ता ऐश्वर्या जी प्रवक्ता बोलेंगे। आप हैं, बोलिए बोलिए। ऐश्वर्या जी, अब हम नहीं, आपकी नहीं, बात thank you, मान लेंगे बोलिए। क्या? आप ही बोल रहे हैं, बोलिए, लेकिन बोलिए। समाजवादी की बात नहीं, नहीं, कीजिएगा। बोलिए बोलिए, आप बोले बोलिए। जरा, कमाल है भाई, एक शब्द नहीं बोलता, आप कूद पड़ते हैं बीच में, गजब भाई। अब मैं बोलूं अगर आपकी इजाजत हो तो? हाँ, अब मैं बोलूं? बात ही को खत्म ऑडियो हो नहीं गई। सुनाई दे रहा। अनुराग जी आप जब कुछ बोल रहे हैं? नहीं मैं बोल रहे? बोल लूं अगर आपकी इजाजत हो? प्लीज बोलिए। अरे तो बोलने दो, तब ना आप बोलो, हाँ बोलो तो बोलूं। देखिए सवाल ये है कि भारतीय जनता अरे यार, पार्टी बोलो की ना। हालत ये हो चुकी मुहूर्त है निकाल लो क्या? कि उसको अब जनता के मुद्दे दिखाई दे रहे हैं, उसको पता है जनता उनसे सवाल पूछ रही है। आप बताइए 10 साल की सरकार में आपने जनता के लिए क्या किया है? तो जनता जब सवाल पूछती तो कहते नहीं 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 हम ये कर देंगे, हम अभी वक्फ बोर्ड की बात करेंगे। फिर जनता पूछती भाई किसानों के लिए क्या किया आपने? नहीं 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 आपकी भैंस खोल ले जाएंगे। जनता पूछती आप बताइए युवाओं के लिए क्या किया? नहीं 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 ये क्या करेंगे, मंगलसूत्र आपका ले लेंगे महिलाओं का। फिर जनता पूछती ये बताइए, जो वहाँ पे महिलाओं समस्या के लिए पूछते भाई मेरे लिए आपने कोई समाधान किया कि नहीं किया? फिर बोलने लगते नहीं 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 मीट मुर्गा मछली की बात करने लगते हैं। फिर पूरी आम जनता आवाज उठाती भैया प्रभु आप आए हो, आपने मेरे लिए 10 साल में क्या किया? तो कहेंगे नहीं नहीं बाबरी ताला। अरे भैया क्या कर रहे हो आप? ये सब जनता देख रही है, आप मुद्दों पे क्यों नहीं बात करते? महंगाई, बेरोजगारी, महिला, किसान, युवा समस्या, क्या किया आपने? 10 साल से आपकी सरकार है, विपक्ष की बुराई कर रहे हो, आज भी सत्ता में रह के आप विपक्ष की बात करते हो। तो आपने मान लिया आप विपक्ष में हो। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बातें कर रही है इससे साफ जाहिर हो गया भारतीय जनता पार्टी ने मानसिक रूप से मान लिया है हम विपक्ष में हैं। वो विपक्ष की हैसियत से बात कर रही है, भारतीय जनता पार्टी की गलती नहीं है। वो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे लगता है सत्ता मेरी है, बताओ इन्होंने क्या किया था। अरे भैया 10 साल से हैं आप, और आपकी अजय जी, वजह आ रहा से देश के अंदर में हर्षवर्धन जी, ओके प्रोफेसर साहब सुन लिया मैंने आपको। कितने किसानों की प्रोफेसर मौतें साहब हुई हैं। आपकी रेटोरिक सुन ली वजह से मैंने। युवाओं ने आज हर्षवर्धन जी, बेरोजगारी साथ हर्षवर्धन जी, हुई है। ओमकारेश्वर जी, आपकी वजह से लगातार ओके प्रोफेसर साहब बोलिए आपने, बोलिए आपने। आप दावा करते हैं कि आप चुटकी बजाते ही सब कुछ समझा देते हैं। और 3 मिनट से आप बोल रहे हैं, कख मुझे समझ नहीं आया। रक्षा मंत्री की अरे रिलैक्स प्रोफेसर साहब, रिलैक्स हो गया। हिम्मत आप जुटा नहीं पा रहे हो, और आप कह रहे हो मेरी पार्टी में लोकतंत्र है। अगर आपने ये जब आप 30 रक्षा सेकंड मंत्री भी, की एक होर्डिंग और ये निकलवाई मेरी तो दिक्कत चुनाव लड़ हर्षवर्धन रहे जी हैं। विपक्ष तो के उस दूसरे की क्या होर्डिंग हर लगेगी उस भाई? नेता से है जो कि सिर्फ मोदी बैशिंग में लगा हुआ है, जो सिर्फ मोदी की बुराई। मेरे को लगा करो, लेकिन ये भी तो बताओ जनता को कोई हाउ यू आर बेटर। ये हमें सिखाया जाता था जब हम स्कूल में डिबेट करते थे, इंटर हाउस, उसके बाद फिर इंटर स्कूल, जो भी करते थे उसमें बताया जाता था सिर्फ दूसरे की बुराई नहीं की जाती है, ये बताया भी जाता है हाउ योर पॉइंट इज बेटर। आप बेहतर कैसे हो दूसरे से। दुनिया में 2 तरीके के लोग होते हैं, एक जो अपनी लकीर लंबी खींचते हैं, अरे हमने और एक यहाँ पे- दूसरे हमने जो expressway हमेशा बनाया दूसरे है, की हमने लकीर metros बनाई मिटाने हैं, में लगे हमने रहते हैं। प्रोफेसर साहब नो बी क्वाइट, प्लीज बी क्वाइट नाउ। हर्षवर्धन जी, और इस देश में वो लोग हमेशा आगे गए जो अपनी लकीर लंबी खींचते हैं, दूसरे की लकीर मिटाने में नहीं लगे रहते। हर्षवर्धन जी, देखिए ऐश्वर्य, मुझे लगता है कि ये देश नकारात्मक राजनीति को बहुत पहले खारिज कर चुका है। विपक्ष के नेताओं को भी ये बात बहुत अच्छे से समझनी चाहिए। और अगर आप ध्यान से देखें तो जहां विपक्षी सरकारें बनी या
तुरंत का उदाहरण लें, कर्नाटक और तेलंगाना की बात करें, जहां विपक्षी सरकारों ने निगेटिव एजेंडे की बजाय, भाजपा पर हमले की बजाय अपना एजेंडा पुश किया, वहां वो बहुमत में आते हैं, वहां वो सरकारें बना लेते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी के सामने आते ही विपक्ष की मुश्किल ये होती है कि उनको लगता है कि ये कोई लार्जर देन लाइफ इमेज आ गई है, ये इतना बड़ा ब्रांड है, उससे हम कैसे लड़ पाएंगे, तो वो नरेंद्र मोदी को छोटा करने में लग जाते हैं। अपनी कोई भी बात, और इस पूरे चुनाव में देखिए कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी तो देखिए ध्रुवीकरण कर रहे हैं, हिंदू मतों को चाहते हैं कि वो ध्रुवीकरण हो जाए उनके पक्ष में। लेकिन क्या किसी ने ये सवाल पूछा कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में क्या आवश्यकता थी ये लिखने की कि हम बहुसंख्यकवाद से लड़ाई लड़ रहे हैं? और क्या देश के लोगों को ये पता नहीं होना चाहिए? क्या सचमुच किसी के खाने, पहनने, रहने, जो व्यवहार करने पर कोई रोक है? क्या सचमुच किसी के पर्सनल लॉज को लेकर इस तरह की बात हो रही? जब ये सारी बातें आती हैं तो चुनाव के समय में दूसरे मुद्दे पीछे चले जाते हैं। और मुझे तो कई बार लगता है कि महंगाई, बेरोजगारी, विकास, इस पर विपक्ष इसीलिए बात नहीं करना चाहता कि 10 साल का यूपीए का ट्रैक रिकॉर्ड और एनडीए का ट्रैक रिकॉर्ड, ये दोनों जब तुलना जनता करती है तो उसको बहुत साफ दिखता है कि नरेंद्र मोदी के 10 साल भारी पड़ते हैं, डेवलपमेंट दिखता है, उसके आसपास की जिंदगी बदलती हुई दिखती है। ओके, अरे विपक्ष महंगाई बेरोजगारी पे तो हम बोल रहे हैं, कान में तेल डाले बैठे हो ओके। क्या त्रिपाठी जी? हम तो बोल ही रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी महंगाई, बेरोजगारी, महिला ओके। समस्या, किसान ओके। इस पे चर्चा नहीं करना चाहती है। आप कह रहे हो कि विपक्ष बात ओके। नहीं करता है, आप कह रहे हो नकारात्मक राजनीति अगर कोई करता है तो भारतीय जनता पार्टी ओके। करती है। ओके। सुबह से शाम तक व्यक्तिगत हमले कौन करता है? ओमकारेश्वर जी, आप अनुराग जी प्लीज रिलैक्स, अनुराग जी प्लीज रिलैक्स, ओमकारेश्वर जी, ओमकारेश्वर जी, ओमकारेश्वर जी, ओमकारेश्वर जी, ओमकारेश्वर पांडे जी प्लीज रिलैक्स। अनुराग जी, अरे आप क्लास में प्रोफेसर हैं कि सबसे शैतान बच्चे हैं, ये मुझे समझ नहीं आता है। अपनी चांस में ही बोलते हैं, दूसरे की चांस में ही बोलते हैं, रिलैक्स ही नहीं करते। एक तो मैं स्टूडियो में नहीं हूँ, आधी आवाज आ रही है, आधी नहीं आ रही, उसके ऊपर से आपका अलग ही ढोल हमेशा बजता रहता है। रिलैक्स कीजिए अनुराग जी। ओमकारेश्वर जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है ऐश्वर्या जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है ऐश्वर्या जी। ऐश्वर्या जी आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। अनुराग जी प्लीज रिलैक्स। ओमकारेश्वर जी बोल रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? हाँ हाँ पूछिए ऐश्वर्या जी, पूछिए। आपका ऑडियो बंद है ऐश्वर्या जी, आपका ऑडियो बंद है। ओमकारेश्वर जी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि क्या सचमुच सिर्फ ये बोलने से कि मैं मोदी ने ये गलत किया, मोदी ने वो गलत किया, जनता वोट कर देगी विपक्ष के लिए? जनता ममता बनर्जी अपने बेस्टियन में ये बैलेंस करती है कि हाउ इज शी बेटर, वो बेहतर कैसे है बीजेपी से। ये विपक्ष के बाकी नेताओं को समझ क्यों नहीं आता कि सिर्फ मोदी बैशिंग से आपको जनता का वोट नहीं मिलेगा, आपको एक बेहतर ऑल्टरनेटिव प्रूव करना पड़ेगा। अनुराग भदौरिया या विपक्ष के वो सारे नेता वो वो क्या ऑल्टरनेटिव लेके आ रहे हैं, इसके बारे में भी तो बात करेंगे कि नहीं करेंगे? जनता को बताएंगे ही नहीं कि वो क्या ऑफर कर सकते हैं, वो क्या पेश कर रहे हैं तश्तरी में रख के अपनी जनता के सामने। पांडे जी, बिल्कुल बिल्कुल आपका सवाल सही है। मैं आपको 2-3 बातें कहना चाहता हूं। इस देश की जनता ने, आपको मेरी आवाज मिल रही है? आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी 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 बिल्कुल, जी बिल्कुल, बोलिए। आपको मेरी आवाज मिल रही है? इस देश की जनता ने जब कांग्रेस के लंबे शासन को देखा और उसमें देखा कि वो कहीं ना कहीं जनता से जुड़े हुए मुद्दों से विमुख होते जा रहे हैं और तमाम तरह की उनमें गलतियां, खामियां एक सत्तारूढ़ दल की आती जा रही हैं, तो उसको नकारा था। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनाई थी। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने बहुत दूरदर्शितापूर्ण अच्छे कार्य किए। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जैसी योजना दी, नदियों को जोड़ने जैसी योजना दी। आज जिस रोजगारी की हम बात करते हैं उसमें भी 1 मिलियन रोजगार के लिए उन्होंने बाकायदा कमेटी बनाई थी। उसके बाद वह भी जब शाइनिंग इंडिया करते रहे और वो चीजें हासिल नहीं कर पाए, वेलफेयर की ओके, लोग परेशान होने लगे, तो उस सरकार को भी शाइनिंग इंडिया के नारे के अनुराग जी, आ रहा हूं, बाद, रिलैक्स। 1 मिनट पूरी बात होने दीजिए, पूरी बात होने दीजिए, उसको अरे छोड़ ये दीजिए। अनुराग भदौरिया है, उसको छोड़ समाजवादी दीजिए। पार्टी वाले, ये सुनते ही नहीं। क्या करूं? प्रधानमंत्री नरेंद्र बोलिए। मोदी जी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में कई बड़े अच्छे काम किए। 2-3 काम मैं गिनाना चाहता हूं। अगर उन्होंने धारा 370 नहीं हटाया होता तो यह देश के पता नहीं कितने चुनावों में ये मुद्दा बना रहता। अगर उन्होंने राम अजय जी, मंदिर आ रहा नहीं बनाई होती तो पता नहीं आगे आने वाले दिनों में भी राम मंदिर मुद्दा बना रहता। ये 2 बड़े मुद्दे उन्होंने खत्म किए, पूरे किए, पार्टी की अपेक्षाओं को, संघ की अपेक्षाओं को पूरा किया। लेकिन इसको पूरा करने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं न कहीं जनता से जुड़े हुए जो मूल मुद्दे थे उसको पाने में कहीं न कहीं नाकामयाब हो गए। किसानों को किराए दो अजय जी आ रहा हूं, प्लीज होल्ड ऑन। अजय जी आ रहा हूं। 2022 अजय जी ओमकारेश्वर जी, with me in the middle। था वो पूरा नहीं हुआ, आगे बढ़ाया जा रहा है। रोजगार के मसले पर चीजें रह गईं और भी बहुत सारे मसले ऐसे रह गए। इसलिए आज 10 साल बाद जब वो ये सवाल उठाते हैं कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति, आप 10 साल से क्या कह रहे हैं? आप कह रहे पीओके आज ले लेंगे। 1995 में पीवी नरसिंह राव ने लाल किले से कहा था कि ये अनफिनिश्ड एजेंडा है देश का। उसके बाद से बीजेपी की कितनी सरकारें आई, कांग्रेस नहीं कर पाई। कांग्रेस ने 71 में टुकड़े किए थे, आप कम से कम इन सालों में कर लेते। अब आप सरकार पूरा होने के अजय जी बाद जवाब कहते दीजिए हैं कि अगले 6 अजय आलोक जी जवाब दीजिए। लास्ट 10 इयर्स में आपने क्यों नहीं किया? अजय जी जवाब दीजिए। अजय आलोक जी जवाब दे रहे हैं। ऑल फॉर ऑन एयर। अजय जी जी, सबसे पहले ओंकारेश्वर जी तो पढ़े लिखे आदमी हैं। मैं कह रहा हूं कि एनएसओ का डाटा देख लीजिए उठा के कि प्रोविडेंट फंड अकाउंट में कितनी इंक्रीमेंट हुई है। 2014 में कितनी थी, आज कितनी है। उससे आपको थोड़ा बेरोजगारी का आइडिया नहीं मिल जाएगा। उससे भी ज़्यादा आइडिया लेना है तो परसों एक एजेंसी है स्कॉच, SKOCH, उसने बिल्कुल एक रेटिंग निकाली है 2014 से लेकर 24। तो वो कहता है कि 50 करोड़ 40 लाख नौकरियां जनरेट हुई हैं पिछले 10 साल में। मोदी जी ने तो 20 करोड़ बोले थे, लेकिन थोड़ा इस पर अपडेट होना चाहिए। अब एक आदमी 3 नौकरी ले सकता है, हर 2-3 साल पर नौकरी बदल सकता है, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। इसलिए बेरोजगारी पे, देश का अद्भुत आर्थिक विकास कैसा हुआ ये मैं नहीं कहता हूँ, पूरे विश्व की एजेंसी से पूछ लीजिए। जो हमें फ्रजाइल 5 इकोनॉमी कहते थे, आज हम टॉप 5 इकोनॉमी में हैं। और मोदी जी जब ये कहते हैं कि देश को टॉप 3 में ले जाऊंगा अगले 5 साल में, तो ये उनका संकल्प है। पीओके को आज हम क्यों कह रहे हैं लेंगे? हम पहले भी कहते हैं, हम पार्लियामेंट में कह चुके। अमित शाह ने कहा, अमित शाह ने एज अ गृह मंत्री पार्लियामेंट में कहा पीओके हमारा है, किसी कीमत पे नहीं छोड़ेंगे। और आज हम बोल रहे हैं हम लेके रहेंगे इस टर्म में। क्या दिक्कत है भाई? पहले भी बोला था, आज भी बोले। हर चीज की परिस्थिति होती है ना। अगर हम इकोनॉमिकली ताकत नहीं रहेंगे, क्योंकि पीओके लेने का मतलब है हमें चीन से लड़ना होगा, क्योंकि उसका स्टील बेल्ट प्रोजेक्ट बन रहा है। तो इकोनॉमिक ताकत हमारी नहीं रहेगी तो वॉर क्या खा पी के लड़ेंगे हम लोग? अब पीए को तो लेना हमारा संकल्प है, वो खुद आना चाहते हैं। हर चीज का एक समय होता है, बिना समय का कोई काम नहीं होता है। 14 से 19 पहली टर्म में भी हम 370 हटा सकते थे, मेजॉरिटी थी हमारे पास। क्यों नहीं हटाया? क्योंकि और भी काम करने थे। कांग्रेस के जितने रोड़े पत्थर अटकाए हुए थे, इस देश का जो भट्ठा बैठाया हुआ था, ऑयल बॉन्ड में लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपया कर्ज था इस देश पे, वो सब चुकाते कांग्रेस का कंकड़ पत्थर साफ करके देश की एक नींव बनाई है। इसी नींव पे अब वो देश की इमारत खड़ी होगी, जिसमें हम कहते हैं कि 2047 में विकसित भारत बनाएंगे। प्रधानमंत्री सोचिए कितना विजनरी आदमी है कि 2014 में आए, पहला काम किया जन धन योजना खोलना। क्यों? क्योंकि वो 1 रुपया को 1 रुपया पहुंचाना चाहते थे। वो 85 पैसे की लूट नहीं चाहते थे जो पिछले देश में 70 साल से हो रही थी। उसके लिए जरूरी था कि गरीबों का अपना अकाउंट हो। बट अजय जी, जो आरोप विपक्ष आप पे लगाता है वो ये है कि आप बात करते हैं उस राजीव गांधी की स्टेटमेंट की। नहीं, आप बात करते हैं उस राजीव गांधी के स्टेटमेंट की जिसमें उन्होंने कहा 85 पैसा जो, लेकिन वो कहते हैं कि आपने सिर्फ किया, चोरी तो उससे भी ज्यादा हुई। आरोप तो यही है विपक्ष का। आरोप लगाने से आरोप नहीं लगते हैं, आप सबूत लाइए। आप अगर मान लीजिए पार्लियामेंट तो आप अटेंड करते नहीं हैं, आप भाग जाते हैं पार्लियामेंट से, आप बायकॉट करते हैं। तो पार्लियामेंट में अगर आपकी डिमांड नहीं मानी जाती, आप सबूत लेके न्यायालय में जाइए ना, सुप्रीम कोर्ट में। जब आप एक आतंकवादी को छुड़ाने के लिए फिर कौन से ऐसे सबूत ला दिए? नहीं तो वो कहते हैं कि अगर आप सबूत की बात करते हैं तो ईडी कौन से सबूत ले आई? हमने नहीं अजय जी, तो अगर फिर आरोप से आरोप नहीं होते तो वो कहते हैं कि फिर सबूत लाइए। तो वो कहते हैं कि 97 जी प्लीज बताइए जी। ईडी का कन्विक्शन रेट 97% है। 97% है ईडी का कन्विक्शन रेट। 1,84,000 करोड़ रुपए का सीजर किया है ईडी सीबीआई ने। ये कहां पे थे ये पैसे? ये देश का ही पैसा है ना। प्रोफेसर साहब, प्रधानमंत्री बोलते हैं कि मैं इसको वापस लौटाऊंगा, मैं लीगल राय ले रहा हूं, इस पे लीगल राय ले रहा हूं, जवाब दीजिए। वापस लौटाऊंगा।
आप अनुराग जी, जवाब दीजिए। 350 करोड़ रुपए कांग्रेस के एमपी के कमाल पास, की- ममता दीदी के एमएलए एमपी मिनिस्टर्स के पास 52 करोड़। ये कैश का अंबार कहां से आता है भैया? कुबेर की कृपा इन्हीं लोग पर अनुराग जी, बरसती है। अनुराग हरा जी, कुर्ता अनुराग के जी, नेता जवाब। के पास, हरा कुर्ता के अजय जी, नेता, जवाब आपको ले लेता पता हूं, है? क्विक रिस्पॉन्स। हरा कुर्ता के नेता के जो परिवार है वो लखनऊ का सबसे बड़ा बिल्डर है। रोको रोको भाई, अनुराग लंबोदरी पे भदौरिया, चलते अनुराग हैं, भदौरिया, लंबोदरी अनुराग पे भदौरिया, समाजवादी अनुराग लोग। भदौरिया। रोको भाई। अनुराग जी जवाब दे रहे अरे हैं, कैसे जवाब दीजिए प्रोफेसर साहब। फर्जी डॉक्टर लग रहा है यार, सुन ही नहीं पे चलते हैं कि रहे। नहीं? देखिए सवाल ये है, देखिए फर्जी डॉक्टर साहब की प्रोफेसर तो डिग्री आपने चेक कर बार-बार लेना। प्रोफेसर कह रहे प्रोफेसर हैं के- एक एक करके 50 करोड़ लोगों को हमने रोजगार दे दिया है। एक इकोनॉमिक का एक पेपर में डाटा लिए घूम रहे हैं। अरे 50 जमीन करोड़ पे जाओ ना, 40 आपको लाख। हकीकत पता चल जाएगी। हम नहीं डाटा कह क्यों रहे लेके घूमते हो? इकोनॉमिक टाइम्स 50 कह रहा है, करोड़ लोगों दैनिक को आपने जागरण रोजगार कह दे रहा है, दिया होता स्कॉच तो की आपसे एजेंसी कह रोजगारी रही है। मुद्दा होता क्या आज रोजगारी मुद्दा ही अरे नहीं भाई, होता। 50 करोड़ इसलिए नहीं, आपकी 50 डिग्री पे करोड़ मुझे शक 40 हो रहा लाख है। रोजगार क्या आप कह रहे हैं पैदा 50 हुए करोड़ लोगों को कान रोजगार खोल दे के दिया? सुनो, मैंने तेल डाल 140 लिया क्या करोड़ कान में में? 50 करोड़ आपने दे दिया, पहले से 20 ओ भाई, कान में तेल डाल लिया क्या? ऐसी बातें कर रहे हो आप भी। आप दावे के साथ कह सकते हो कि 50 करोड़ों को आपने रोजगार दे दिया। अगर 50 करोड़ों को रोजगार दे दिया, तेल डाल तो के 80 आए करोड़ों क्या? को 5 करोड़ 50 चावल, 5 करोड़ किलो आटा लोगों में का क्यों नहीं, लगाया हुआ 50 है? करोड़ फिर तो रोजगार 30 करोड़ सृजन लोगों को हुआ है। लगाना चाहिए था ना। नहीं यार, इनको फिर तो अभी बुद्धि भी कह रहे हो नहीं है, 80 क्या करोड़ लोगों किया को हम जाए? दे रहे हैं 5 किलो चावल, 5 किलो आटा, और इधर कह रहे हो क्या 50 करें? करोड़ लोगों को हमने इनको बुद्धि तो है रोजगार नहीं, दे दिया। इसी में सुनते यार तो है क्यों नहीं। झूठ बोलते हो आप इनको हिंदुस्तान की प्रोफेसर जनता झूठ के का बुला सामने? देते जनता हैं। सब देख रही है। जनता आपको जवाब ओ वोट के भाई, माध्यम से जाके देने गूगल जा रही है, पढ़ना, इसलिए आपके समझ स्कॉच में नहीं आ पढ़, रही ये बातें। पढ़ने और लिखने फिर आता है कि बार-बार नहीं? आप जो बात करते झूठ हो, मूठ के ऐश्वर्या बार-बार प्रोफेसर जो आपको प्रोफेसर बोल के और मुद्दा दिमाग समझ में खराब आता कर है कि अब देगा। आप तुरंत जैसे हारने अरे लगते हो, ऐश्वर्या जी, आपको चने के झाड़ पे चढ़ा रहे हैं, मत चढ़िए। कमाल की बात करो भाई। ये आप हार मान लीजिए ना कि आप हार चुके हो, इसीलिए मुद्दे पाकिस्तान से की बात मैं कहाँ कर रहा हम हूँ कहते हैं भाई? मुद्दों से ध्यान कहाँ पाकिस्तान की हटाने बात का कर काम रहे कर रहे हो आप। आपने किसी के लिए कोई काम नहीं किया है। आज आपने काम किया होता तो आप मुद्दों करने पे बात लगे कर रहे फिर होते और अपना काम गिना रहे होते, डंके की चोट पे काम गिना रहे होते। झूठा डाटा नहीं दे रहे अरे होते। चल झूठे, PFO चुप। का डाटा देख लो। अरे ए, डाटा चल PFO झूठे, का देख चुप। लो। सरकारी नौकरियां कितनी है? ए, चल झूठे, चुप। नहीं, आपसे पूछ रहा हूँ कितने पद रिक्त हैं ए, सरकारी नौकरी चल जो आप नहीं झूठे, भर चुप। पाए? 69,000 शिक्षक भर्ती यहाँ पे धरने पे बैठा रहता है, आप उसी को ए, भरते हो। टीपू के 50 सिपाही, करोड़ दे चुप। दिया, लेकिन 69,000 शिक्षक भर्ती नहीं कर पा रहे हैं आप। पर्चा ए, लीक टीपू हो जा के रहा है, सिपाही, एग्जाम चुप। हो नहीं पा Okay, रहे हैं। relax, all of you. यहाँ पे Please बच्चों को relax, रोजगार all मिल of you. जाए। टीपू के सिपाही, 50 चुप। करोड़ हमने दे दिया। Please relax, अरे please यहाँ पे relax, सरकारी please relax. नौकरियां खाली पड़ी हैं, Everyone on 50 his करोड़ हमने please, दे thank you. दिया। क्या Two बात versus बोलते two हो यार? between the मुझे middle. इनसे Thank you very बुद्धि much. की बात करना। प्लीज सुनिए अजय जी, प्रोफेसर साहब प्लीज सुनिए, हर्षवर्धन जी, ओमकारेश्वर जी प्लीज सुनिए। मैं सचमुच देखिए हर्षवर्धन जी 10 साल नरेंद्र मोदी की सरकार रह चुकी है। मैं बात बीजेपी की नहीं कर रहा हूं। बीजेपी तो कहेगी कि भैया 10 साल नहीं 20 साल और, भैया 50-60 साल तुम्हें दिए थे, 30-40 साल तो दो बीजेपी को। लेकिन जनता बहुत प्रैग्मेटिकली प्रैक्टिकली इवैल्यूएट करती है। अनुराग भदौरिया करे ना करें, अनुराग भदौरिया सिर्फ मोदी बैशिंग में लगे रहे, लेकिन जनता भारत की, हर्षवर्धन जी, मुझे लगता है कि इतनी स्मार्ट है और इतनी प्रैक्टिकल है या इतनी परिपक्व है राजनीतिक तौर पे कि वो एनालिसिस कर लेती है कि भैया ए बेहतर है कि बी बेहतर है, सी बेहतर है कि डी बेहतर है, ये वाला बेहतर है कि वो वाला बेहतर है। वो बहुत और क्षण भर में कर लेती है, उसको समझ आ जाता है बॉडी लैंग्वेज से। वो जरूरी नहीं है कि आपका पर्चा पड़े, वो जरूरी नहीं। और आजकल जो युवा है वो आपकी स्पीचेस से, आपकी भावनाओं से, आपके बॉडी लैंग्वेज से समझ लेता आर यू सीरियस पॉलिटिशियन और नॉट। उसको पता रहता है अनुराग जी कि कौन हर 4 दिन की रैली करके 2 दिन लंदन में बिताता है। उसको पता रहता है कि कौन 6 महीने में 2 महीने की छुट्टी लेता है। और उसको यह भी पता रहता है कि किसने 10 साल में 1 भी दिन की छुट्टी नहीं ली है, तो उसको सीरियसनेस पता रहती है। हर्षवर्धन जी देखिए ऐश्वर्य, मुझे लगता है कि गंभीर मुद्दों पर गंभीरता से बहस होनी चाहिए। और जिस स्कॉच रिपोर्ट की बात हो रही है, उस रिपोर्ट ने ये कहा है कि कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ है। एक मोटा आंकड़ा है, तो रोजगार का सृजन जो हुआ है वो 3 करोड़ के आसपास प्रति वर्ष वो कह रहे हैं। उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब ये कि जो भारत सरकार की नीति है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते रहे कि जो नौकरी करने वाला और नौकरी देने वाला, जिसको हम बार बार कहते हैं कि किसी ने लोन लिया रोजगार खड़ा किया, मुद्रा लोन लेकर रोजगार खड़ा किया, कहीं सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए काम हो रहा है, कोई स्टार्टअप खड़ा हो रहा है। हम दुनिया का तीसरा लार्जेस्ट, सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम तैयार करते हैं। यानी ये सारे लोग जो काम कर रहे हैं, और फिर हम देखते हैं कि भारत में ढेर सारी जो डेवलपमेंट स्कीम्स हैं, अब इस पे जब कोई तुलना करता है तो उसको अपने अगल बगल उसके जीवन में इतने बड़े बदलाव होते हुए दिखते हैं, जो निश्चित तौर पर यूपीए के 10 साल से बहुत बेहतर दिखते हैं। और शायद यही वजह है कि उन मुद्दों पर विपक्ष बहुत ज्यादा बात नहीं करता। वो भी ये चाहता है कि कम्युनल मुद्दों पर, जातीय मुद्दों पर, क्षेत्रीय मुद्दों पर, इसी पर चुनाव हो।
ओके ओके सोते टाइम लगता ओके ओके ओमकारेश्वर जी, यही सवाल मैं हल्का सा रिफ्रेश करके आपसे पूछता हूं। आपको नहीं लगता कि विपक्ष आपस की लड़ाई में कई नेता जिनको कि विपक्ष कह रहा था कि दे आर गोइंग टू बी लाइक हाउ अरविंद केजरीवाल जैसे, वो अपनी ही मुसीबत, अपनी ही दिक्कतों में इतनी फंस गए हैं या अपने अंदर की गंदगी में इतना फंस गए हैं कि इलेक्शन के बीच में वो नरेंद्र मोदी को टक्कर आप ऐसे थोड़ी दे पाएंगे। विपक्ष छितरा हुआ नजर आता है। आप किसी 10वीं 11वीं के बालक से बात कीजिए, बच्चे से बात कीजिए, आप किसी पीएचडी प्रोफेसर से बात कीजिए या आप किसी 70 बरस के आराम से रिटायर्ड व्यक्ति से बात कीजिए, सब ये कहेंगे 10 साल हो चुके हैं, लेकिन कौन वर्सेस कौन, मोदी वर्सेस कौन है भाई, है कौन खिलाफ में, है कौन खिलाफ में। हाँ ठीक है, मोदी की 60-70% अच्छा लगता है, कोई कहेगा 80%, कोई कहेगा 50%, कोई कहेगा 40%, ऐसे भी लोग हैं जब हम सड़क पर उतरते हैं तो बताते हैं, लेकिन वो कहते हैं वो नहीं तो कौन यार, हु, वो सवालिया निशान है। और उस गैप को, उस ब्लैक फेस को भरने में विपक्ष के नेता हैव फेल्ड एंड फेल्ड लाइक हाउ। ओमकारेश्वर जी, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, ये जो परसेप्शन है वो हमारा क्रिएटेड है, मीडिया क्रिएटेड है कि इंदिरा गांधी नहीं तो कौन, राजीव नहीं तो कौन, नेहरू नहीं तो कौन, फला नहीं तो कौन। अरे इस देश की जनता पे भरोसा कीजिए। हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्ति भी आ जाते हैं जो चाय बेचने वाले हैं, तो चाय बेचने वाले जब प्रधानमंत्री हो सकते हैं तो इस देश में पढ़े लिखे और भी लोग हैं, मोदी के बाद भी कौन। इसीलिए जब सवाल उठाया जा रहा है कि 75 साल के हो जाएंगे, जब उनका पूरा हो जाएगा अकॉर्डिंग टू बीजेपी कि 75 साल राजनीतिक करियर के हैं, तो उसके बाद कौन, ये भारतीय जनता पार्टी को ही बताना पड़ेगा। और क्या भारतीय जनता पार्टी में उनसे अच्छे और भी योग्य लोग नहीं हैं, दूसरी पीढ़ी के नहीं हैं, जो पहले बड़े बड़े मुख्यमंत्री हटाए गए, शिवराज सिंह चौहान नहीं तो कौन, उसके बाद दिया गया एक और मुख्यमंत्री दे दिया गया, मनोहर खट्टर नहीं तो कौन, दिया गया। ये एजेंडा, ये परसेप्शन पहले तो गलत है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ या उनके बराबर कौन है। 2004 में कौन था? उस समय तो कांग्रेस पार्टी में कोई नेतृत्व नहीं था, बहुत मामूली सा नेतृत्व नहीं था, और उस समय भारतीय जनता पार्टी, अजय जी आ रहा हूं, 20 बड़े बड़े नेता थे, अटल जी, आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी और तमाम लोग थे। उसके बावजूद उस समय कांग्रेस जीत गई, ठीक है। इसलिए आज जब आप कहते हैं कि मुद्दा क्या है, मुद्दा गारंटी और घोषणा पत्र के बीच में है, जो जनता कंपेयर कर रही है कि हमारे लिए क्या गारंटी। ओके, तो फिर जनता को डिसाइड करने देते हैं। अजय आलोक जी, एंडिंग कमेंट्स। अजय जी, अजय जी। ओमकारेश्वर जी को याद होना चाहिए कि कांग्रेस 2004 में भी नहीं जीती थी, ठीक है ना। कांग्रेस को सिर्फ 142 और भारतीय जनता पार्टी को 138 सीटें आई थी, 7 सीटों का अंतर था मात्र। खिचड़ी सरकार बनी थी, रिमोट कंट्रोल प्रधानमंत्री था, चलाता कोई 10 जनपद था, सबको पता है। उस 10 वर्षों में देश की क्या दुर्गति हुई है ये देश ने देखा है। जब ओलंपिक का इन्विटेशन सोनिया गांधी को जाता था, प्रधानमंत्री को नहीं, हमारे देश के प्रधानमंत्री को एक चूल्हे पे सजा के रखने वाला एक बैक बर्नर बना दिया था। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की कोई डिग्निटी नहीं थी, होम मिनिस्टर के ऑफिस को बग कर लिया जाता था, एफएम के ऑफिस में ट्रांजिस्टर लगा दिए जाते थे। ऐसे देश चलता है? राइट। कांग्रेस पार्टी जाके चाइना पीपल ऑफ रिपब्लिक से समझौता करती थी, राजीव गांधी फाउंडेशन में 50 लाख रुपए आते थे चाइना से। ऐसे देश चलता है? ऐसे पार्टी चलती है? और ऐसे आप देश चलाना चाहते हैं? गजब बुद्धिमान है। ओके, ऐसा नहीं है कि मोदी के बाद कौन, ये सवाल कभी नहीं आएगा। भारतीय जनता पार्टी है इस देश में कमी नहीं है, एक मोदी जाएंगे 100 मोदी आएगा, लेकिन अभी कौन? अभी अगले 10 साल तक के लिए सिर्फ मोदी के बाद देखेंगे कौन। और बीजेपी एक ऐसी फैक्ट्री है जिसमें हमेशा मोदी जैसे राष्ट्रभक्त निकलते ही रहेंगे, इसलिए चिंता मत कीजिए। अनुराग भदौरिया। ओके अजय आलोक जी, पॉइंट टेकन। अनुराग भदौरिया, एंडिंग कमेंट्स। प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर साहब, एंडिंग कमेंट्स। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अपनी पार्टी के बारे में बता रहे थे कि जहां राष्ट्रपति महोदया जी देश की प्रथम महिला हैं और पार्लियामेंट सदन का बिल्डिंग का उद्घाटन करते उनको नहीं बुलाते हैं। क्यों भाई, क्या उन्होंने गुनाह कर दिया है? एक एक करके प्लीज, आपने नहीं बुलाया? ये परंपरा डाली है आपने, ये परंपरा डाली है कि जब मंदिर का उद्घाटन हुआ तो भी आप नहीं बुलाएंगे। देश की राष्ट्रपति महिला है भाई, इतने सशक्त महिला है, आप उनको नहीं बुलाएंगे? और यहाँ कहानी बता रहे बैठ के आप, और दूसरे नेता का नाम नहीं ले पा रहे हैं। दूसरे नेता का नाम लेते ही हलक सूख जाएगा, पानी पिलाना पड़ेगा। जरा हिम्मत है तो नाम लेके देखिए ना, 4 नेता का नाम ले लीजिए,
वोट कि डाला था, यशवंत सिन्हा के मोदी जी पक्ष के में बाद वोट ये डाला ये था। ये 40 आज है ना जो आज राष्ट्रपति की याद आ प्रधानमंत्री रही के है। कैंडिडेट हैं। अरे लीजिए मैं आपने चैलेंज कर्म करता हूं इतने व्यूअर के किए हुए ना सामने, कि आपके लीजिए कर्म आप 5 फूटे हुए आदमी का नाम कि आप भारतीय जनता अक्लमंद पार्टी हैं में भदौरिया 5 वो जी, लोग हैं जो आप प्रधानमंत्री अक्लमंद बन हैं। सकते हैं, और या आप ये बोलिए कि अक्लमंद भारतीय हैं। जनता पार्टी में कोई नेता नहीं है, सिर्फ एक ही नेता है, बाद बाकी सब नकार करता है। बोल दीजिए आप। अजय जी प्लीज, अजय जी प्लीज, अनुराग जी को खत्म करने दीजिए। आई विल कम टू यू एट लास्ट फॉर 30 हम सेकंड। तो कहते हैं इंडिया गठबंधन में, यहाँ पे इंडिया गठबंधन में सशक्त नेता है जो प्रधानमंत्री बन ये सकते खत्म ही हैं, नहीं लेकिन आप करेंगे। नहीं बोल सकते Okay. क्योंकि आप अजय जी, डरे please. हुए हैं, खत्म है, क्या खत्म? सिकुड़े अजय हुए जी, हुए please. हैं, क्योंकि आपकी हिम्मत ही नहीं है कि आप नाम ले पाओ, क्योंकि आपके यहाँ लोकतंत्र मैं लास्ट में नहीं है, आऊंगा आपके कैसे पास नाम थोड़ी ले सी। दोगे आप? और लंबी Okay, अनुराग जी। कहानी लोकतंत्र की गा रहे हैं, Okay, आपकी अनुराग नहीं, जी। ऐसा है Okay, वैसा है, अनुराग जी। फलाना है ढिमका है। अरे आपके Okay, यहाँ तो डर अनुराग के मारे कोई दूसरा नाम लेता नहीं है, होर्डिंग तक तो फोटो लगती नहीं है। लखनऊ में चुनाव हो रहा है, राजनाथ सिंह जी की फोटो दिक्कत नहीं फिर है डर यही के है मारे। दर्शकों, बताइए दिक्कत आप फिर ये ऐसा हर्षवर्धन जी, मेरी अभी भी वही प्रॉब्लम है जो 7:01 पे थी कि अनुराग भदौरिया को इससे दिक्कत है, और दर्शक भी अब देखते हैं उनको बीजेपी के प्लकार्ड पे, बीजेपी के पोस्टर पे किसकी फोटो है उसकी दिक्कत है, राजनाथ सिंह के पॉलिटिकल फ्यूचर की दिक्कत है, अखिलेश यादव की नहीं। ये दिक्कत है विपक्ष से मेरे को। बिल्कुल। हर्षवर्धन जी एंडिंग कमेंट्स। अनुराग जी नाउ बी क्वाइट, थैंक यू। जाने दीजिए हर्षवर्धन जी। ओके ओके ओके, ओमकारेश्वर जी, ओमकारेश्वर जी एंडिंग कमेंट्स। ओमकारेश्वर जी देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि 4 चरण के चुनाव हो चुके हैं, मात्र 3 चरण बाकी हैं। जनता ने आधे से ज़्यादा तो फैसला कर लिया है, और बाकी बची सीटों पर भी वो इस जो बहस में है वो पड़ नहीं रहा है। आजकल युवा परेशान है, वो पेपर लीक की सबसे बड़ी घटना है, और भी हमारा जो फ्यूचर जनरेशन है उसके बारे में देश ने 10 साल में क्या किया, हमारी सरकार ने क्या किया है, आगे कौन सी सरकार हमारे लिए बेहतर कर सकती है, देश का युवा सोच रहा है, महिलाएं सोच रही हैं, बुजुर्ग सोच रहे हैं। हम तो कहते हैं 60 साल का रिटायरमेंट एज है। पता लग जाएगा सर कितना टाइम लगेगा, पता लग जाएगा कितना टाइम लगेगा, पता लग जाएगा कितना टाइम है सर। 4 जून 10 सेकंड है, 10 सेकंड है अजय आलोक जी, 10 सेकंड्स एंडिंग पॉइंट्स एंडिंग, क्योंकि आपको सबको जवाब देना। अजय आलोक 10 सेकंड जी। मैं ओंकारेश्वर जी और उनके सहित सब लोगों को बताना चाहता हूं कि अजय चिंता जी। मत कीजिए, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बन चुकी है। अजय जी मैं कह रहा हूं वही कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार इन 4 हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो हेलो, या आवाज आ रही है मेरी? ओके ओके या मैं कह रहा हूं बिल्कुल। कि चिंता मत तो मेरे पास कीजिए, पूछता है भारत में 4 इतना ही समय है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। 4 जून में ज्यादा समय नहीं है, ज्यादा समय बिल्कुल नहीं है, तो बिल्कुल भी परेशान ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता है भारत में, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।